वैलेंसी में नोट करिए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड on moving from left to right in on moving from left to right in each short period, the valency of elements increases the valency of elements increases the valency of elements increases from 1 to 4 and then decreases to 0. Increases from 1 to 4 and then decreases to 0 and then decreases to 0. तो यहाँ पर देखिएगा कि हर एक शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है। तो शॉर्ट पीरियड जैसे हमने देखा कि पहला पीरियड जो है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पीरियड आता है और तीसरा पीरियड आता है उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक। अच्छा तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, लॉन्ग पीरियड की हम बात भी नहीं करेंगे। वैरायटी किस बात की है कि नीचे से जल्दी ले आए, ज़्यादा देर तक झूला झूलना एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो ज़रा देखिएगा क्या है कि जैसे मान लीजिए हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट पीरियड में मैंने ना फिर मैं बार बार एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम वाला ही लूँगा। तो हमने ये कहा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो मैं इसके बाद फिर इनके एटॉमिक नंबर लिखूंगा। तो एटॉमिक नंबर इनके क्या क्या हो गए, 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17। तो जो 11 है, 11 का फिर आप देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 281, 12 का क्या हो गया 282, 13 का 283, 14 का 284, 15 का 285, 16 का 286 और 17 का 287। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि जब मैं इसकी वैलेंसी की बात करूँगा तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने कल देखा था कि 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाता है। क्लोरीन के बाद अगर आप देखेंगे अगला क्या आता है, आर्गन, ठीक है। आर्गन का क्या होता है 18, तो 18 का मतलब 288। तो यहाँ देखिए, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो मैं इधर बात करता हूँ वैलेंसी की वैलेंसी की। तो वैलेंसी में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक डोनेट कर देगा, यानी कि कितना हो गया 1 प्लस। इसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डोनेट कर देगा 2 प्लस, इसमें 3 है तो 3 प्लस, यहाँ 4 है तो 4 में ना तो वो 4 डोनेट करता ना वो 4 एक्सेप्ट करता, वो 4 की शेयरिंग कर लेता है। तो इसको मैं 4 बोल दूंगा, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और ये 4 होती है कोवैलेंसी, शेयरिंग वाली वैलेंसी, ठीक है। फिर यहाँ 5 आ गया, तो 5 का मतलब क्या है कि अपने बाहर से 3 ले लेगा तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 माइनस। ये बाहर से 2 ले लेगा तो इसकी वैलेंसी 2 माइनस। अगेन ये बाहर से 1 लेगा तो इसकी वैलेंसी 1 माइनस। और ये बाहर से 1 भी नहीं लेगा क्योंकि सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, तो इसकी वैलेंसी 0। तो इन्होंने बोला ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो पहले तो वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है और फिर फाइनली डिक्रीज होती है कहाँ तक, 0 तक डिक्रीज होकर पहुँचती है। समझ गए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी वैलेंसी की पीरियड्स में।
उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड है साइज ऑफ एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी नोट करें, साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, इसकी रीजनिंग में आपको 3-4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो तीनों चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करने होंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही लिख कर आना है। साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम्स में नोट कीजिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, on moving from left to right in a period of the periodic table, in moving from left to right in a period of the periodic table, comma, the size of atoms decreases the size of atoms decreases. The size of atoms decreases. तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में, देखिए पीरियड क्या होते हैं, दोबारा से हम देखते हैं पीरियड क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती है उसको हम पीरियड बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टली जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए चलते हैं। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट किसी एक पीरियड में जाते हैं, मूव करते हैं, तो याद रखने वाली चीज़ तो ये है कि साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस। इसको मुझे याद रखना है कि एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। अब इसका रीज़न देखिए, रीज़न क्या है, हम कोई भी एलिमेंट कोई भी पीरियड ले लें, हम बार बार ना ये वाला थर्ड पीरियड ले लेते हैं, ये वाला सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि 281, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले आप इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 1-2 डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, पहले उससे समझना, फिर उसके बाद वो डायग्राम आपको बनाना नहीं है एग्जाम में। रीज़न पूछा जाएगा कि साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज क्यों होता है और हमको उसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है वो समझिए। देखो, जब मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो मैंने थर्ड पीरियड ही ले लिया, मैं हर एक में थर्ड पीरियड ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम थर्ड पीरियड लेकर चल रहे हैं। तो थर्ड पीरियड में जैसे पहला हमारा एलिमेंट क्या है, सोडियम। तो सोडियम में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम में ये तो हो गया बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ये पहला शेल हो गया, पहला शेल बोलो या पहला ऑर्बिट बोलो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर दूसरे शेल की बात करते हैं, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा शेल कंप्लीटली फिल्ड अप है। फिर बात करते हैं तीसरे शेल की, तीसरे शेल में आया केवल 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसमें 11 है, मतलब 11 ही प्रोटॉन्स हैं सोडियम में और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन भरे हुए हैं, 11 प्रोटॉन भरे हुए हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी कभी कोई भी एक तरह की चीज़ एक जगह इकट्ठी होती है तो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो इसके अंदर भरे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो सारे प्रोटॉन्स काफ़ी नज़दीक हैं। तो क्या होगा कि जब 11 प्रोटॉन्स एक जगह इकट्ठे हैं तो वो बहुत ताकतवर एक पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो वो जो ताकतवर पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा है, वो क्या करेगा, वो जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस की वजह से। इस न्यूक्लियस ने इनको अपनी तरफ खींच रखा है, ठीक है। तो इस वजह से जब खींच रखा है अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो चुपचाप अपना जो है इधर उधर, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर ही होता है फ्लो करने का, इधर से उधर टकराते रहने का, भागने का। लेकिन क्यों नहीं भाग पा रहे हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस ने उनको अपनी तरफ खींच रखा है। तो अपनी तरफ खींच रखा है
तो ये वही वाली चीज़ हो गई कि जैसे कि कोई घोड़ा है, उस घोड़े का नेचर ही दौड़ने का है। भाई घोड़ा जो है वो पैदा ही दौड़ने के लिए हुआ है, घोड़ों की इसीलिए रेस भी होती है। तो घोड़े के गले में हमने रस्सी बांध दी और उसको किसी एक पोल से, जो टाइटली फिक्स्ड पोल है, उससे हमने उसको टाइटली बांध दिया है। तो घोड़े का नेचर है इधर उधर अंधाधुंध दौड़ेगा, ठीक है। तो अब वो इधर उधर कहीं भी दौड़े, लेकिन वो रस्सी टाइटली बंधी हुई है जो उसको एक पूरे रेडियस से बाहर नहीं निकलने दे रही। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो किधर भी दौड़ेगा, वो अल्टीमेटली घूमेगा कैसे? वो गोल गोल चक्कर ही लगा सकता है, उससे ज़्यादा कहीं दौड़ नहीं सकता। समझ गए? उससे ज़्यादा नहीं दौड़ सकता कहीं भी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स भी इधर उधर ट्राई करते हैं, जोर लगाते हैं बाहर निकलने की, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इतने ताकत से उनको खींच के रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स चाह कर भी एक सरकमफ्रेंस से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो वो गोल 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 ही घूमते रहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरीके से अब मैं दूसरे शेल की बात करता हूँ। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 11 प्रोटॉन्स यहाँ पर है। तो 11 प्रोटॉन्स की बात अगर देखी जाए तो 11 प्रोटॉन्स ज़्यादा ताकतवर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स से। मोरोवर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स साथ साथ नहीं है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो इसलिए उनको अट्रैक्ट करके रखना इस न्यूक्लियस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक। फिर आ जाते हैं तीसरे शेल पर। तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। समझ गए? 1 इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स। तो 11 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से खींच के रखेंगे अपने पास। समझ गए? फिर क्या होता है, नाउ वी आर मूविंग टू मैग्नीशियम। अब मैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम पर पहुंचता हूं। तो मैग्नीशियम पर देखिएगा क्या होता है। मैग्नीशियम में मैं इसी में समझा देता हूँ, अलग अलग क्या फिगर बनानी। अब मैं आ गया मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम में क्या अंतर आएगा बेटा? एक छोटा सा अंतर ही आ जाएगा कि मैग्नीशियम में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, वो भी कहाँ? अलग अलग, एक ही सिंगल शेल में। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, साथ साथ तो नहीं है ना दोनों। और इसकी ताकत और बढ़ गई न्यूक्लियस की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन और आ गया। बिकॉज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो अब इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं। तो 11 प्रोटॉन्स जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। तो 12 प्रोटॉन्स जो है वो और स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गया न्यूक्लियस। तो 12 प्रोटॉन्स जो हैं, जब सेम ही शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है और सेम शेल में है, तो यानी कि दूरी भी नहीं बढ़ी, तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब 12 प्रोटॉन्स एक साथ हैं, तो वो उसको और ताकत से खींचेगा। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाएगा। समझ गए? ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो सोडियम में जो साइज था उसके कंपैरिजन में मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब 12 के 12 प्रोटॉन्स यहाँ पर न्यूक्लियस में इकट्ठे हो गए हैं। तो 12 प्रोटॉन्स यानी कि 11 प्रोटॉन्स से भी ज़्यादा ताकत है। तो और वो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दूर नहीं गया, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हुआ है। तो जब सेम शेल में ऐड हुआ है और अलग अलग घूम रहे हैं, तो अलग अलग यानी कि जो अकेले हैं, अकेले में क्या ताकत होगी? कुछ भी नहीं। जो यूनाइटेड है सारे के सारे प्रोटॉन्स, उनमें ज़्यादा ताकत है। तो 11 में तो बहुत ताकत थी, एक और जुड़ गया, 12 प्रोटॉन्स आ गए तो उनमें और ज़्यादा ताकत हो गई। तो वो और ज़्यादा ताकत के साथ, और ज़्यादा फोर्स के साथ उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जब और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो रेडियस है ना बेटा, न्यूक्लियस से और शेल तक का, आउटर मोस्ट शेल तक का, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कि रेडियस कम हुआ तो मेरा जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो गया। समझ गए? क्लियर है? मैं अभी इसी को 2-3 पॉइंट्स में आपको लिखवा दूंगा। एग्जाम में जब एटॉमिक रेडियस वाला, एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो या साइज ऑफ एटम्स बोलो, एक ही बात है। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्टली वही रीज़न लिख देना है जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ। अगला देखो, जैसे सोडियम है, फिर मैग्नीशियम के बाद हम आ गए एल्यूमिनियम पर। तो सेम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन तो आया है और सेम शेल में आया, और वो भी अलग अलग बिखरे पड़े हैं। तो जो बिखरे पड़े हैं वही वाला यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, तो वही वाली कहानी है यहाँ पर कि सेम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो और यहाँ पर एक साथ 12 के 12 प्रोटॉन यूनाइटेड थे, अब एक और आ गया 13। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो 13 प्रोटॉन्स हो गए न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे, तो वो और ज़्यादा ताकत के साथ उसको खींचेंगे, क्योंकि थर्ड शेल में ही आ रहा है वो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो वो थर्ड शेल थोड़ा सा और आपका श्रिंक हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस में आर्गन तक भी चलूँगा ना, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है। जब सेम शेल में ऐड हो रहा है दैट मीन्स कि आपकी जो शेल है वो प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स और ताकत से अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो और ज़्यादा श्रिंक मतलब छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका एटम का साइज़ जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में चलते हैं तो एटम का साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। समझ गए? ठीक है। सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन के आसपास रिवॉल्व भी करते रहते हैं, तो सर और इस कोई फोर्स को क्या ऑप्शन कहते नहीं हैं? है। हाँ, इस फोर्स को क्या कहते हैं? इस फोर्स को बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अर्थ में भी जो होते हैं, जो अर्थ में भी होती है, बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको ना याद रखने का तरीका है, हम ये कहते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए बिल्कुल, तो हम कहते हैं भाई हमारे ना दिमाग का फ्यूज हो गया है ना। तो कई बार कंफ्यूजन होता है सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं याद रखने के। हम ऐसे याद रखते हैं ये दो तरीके की फोर्स होती हैं। जब भी कभी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना, ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में मैंने क्या करा, सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमने एक छोटा सा पत्थर लिया, उसमें एक रस्सी को बांध दिया, छोटी कोई पतली स्ट्रिंग है उसको बांध दिया और बांध कर ऐसे घुमाना शुरू करा। तो जब हम उसको ऐसे घुमाते जा रहे हैं तो एक फोर्स है जिस फोर्स ने उस पत्थर को रोक रखा है। वो फोर्स कौन सी है? मेरे हाथ की फोर्स। मैंने उसको खींच रखा है। तो जब हम उसको घुमा रहे हैं तो सेंटर कहाँ पर है? सेंटर मेरे हाथ पर है। तो मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो हमारा जो हाथ है वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। तो जो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंटर से दूर भागती है, मतलब फ्यूज जिसके उड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक चीज़ याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का तो एहसास हमें होता है, क्यों? थोड़ी देर तक घुमाएंगे, थोड़ी देर बाद हाथ में दर्द होने लगेगा, ठीक है, फिर हम रुक जाएंगे। तो वो हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली मैंने एक फोर्स सेंटर की तरफ लगा रखी है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्यूगल फोर्स कब पता चलेगी? जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा एकदम से निकल के, ठीक है, तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसको रोके हुए है। ये बिल्कुल सेम वही आपका सोलर सिस्टम वाला है कि जैसे हम ये कहते हैं कि सन जो है, सन लगाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे के सारे प्लैनेट्स पर, तभी वो प्लैनेट्स रुके पड़े हैं। वो एक प्लूटो था, वो निकल गया, बहुत दूर चला गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी नहीं करी जा सकती। और ये मान लिया गया कि अब वो जो सन है, सन का जो सेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो उससे काफ़ी दूर जा चुका है। हालांकि होते तो 9 प्लैनेट्स ही हैं, पर आप लोग शायद 8 पढ़ते हैं, 8 ही पढ़े होंगे ना, 8। खैर, अब इसका आप रीज़न लिख लीजिए। इसका रीज़न लिखेंगे as we move from left to right in a period, as we move from left to right as we move from left to right in a period, comma, the atomic number of elements increases, which means that the atomic number of elements increases which means that the large number of protons and electrons, which means that the number of protons and electrons in the atoms increases, which means that the number of protons and electrons in the atoms increases. In the atoms
in the atoms increases. Full stop. Due to large positive charge, next point लिखेंगे, due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in the electrons are pulled in more close to the nucleus are pulled in more close to the nucleus are pulled in more close to the nucleus and the size of atom decreases. And the size of atom decreases. ठीक है, इसके बाद बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे मेटालिक करेक्टर। समझ में आ गई ये वाली प्रॉपर्टी? ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी नोट करें, मेटालिक करेक्टर। मेरे को बस आप ब्रीफ में एक लाइन में बस ये बता दें मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ भी जो आपको याद आता हो। मेटल की डेफिनेशन दोबारा बोलो। बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। मेटल की बिल्कुल सबसे शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशन हो सकती है, मेटल कौन से एलिमेंट से मेटल बनाता है? डोनेट कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनको हम मेटल बोल देते हैं। मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमने मेटल नॉन मेटल में करके छोड़ दिया, हमको उस सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेटेलिक करेक्टर की। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर का मतलब ये है, पहली बात तो ये करेंगे कि मेटल क्या होता है। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, तो भाई एक बात बताओ, ये जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये मेटल हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये भी मेटल हो गया। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये भी मेटल हो गया। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक करेक्टर किसका होगा, ये बताइए। हाँ, सोडियम। रीज़न बताओ। क्योंकि उसको बस एक ही डोनेट करना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से डोनेट कर देगा। ले भाई एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, ले भाई पकड़। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा मेटालिक करेक्टर हो गया। देखिए मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब सीधा सीधा ये है कि मेटल्स जो हैं दे कैन कैरी वेट्स, दे कैन कैरी ह्यूज वेट्स। ठीक, मेटल की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, दे आर हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? दे कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। ये हार्डनेस की डेफिनेशन हो गई। ऐसे न जाने कितनी सारी हमने 10-12 प्रॉपर्टीज। सोनोरस, चमक होती है उसके अंदर, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं। तो ये हमने ऐसी 10-12 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, 6-7 केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, वो नहीं देख ली। मेटल की बस एक सबसे बिल्कुल बेसिक वाली डेफिनेशन क्या है कि मेटल्स वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, दे आर मेटल्स। ठीक, इसमें जैसे हम अगर ये लिख सकते हैं कि मेटल्स आर मटेरियल्स व्हिच एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। विच एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। ठीक, तो मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या है?
ज़्यादा बढ़िया मेटेलिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा बढ़िया मेटेलिक करेक्टर ये है, ऐसा एलिमेंट जो बड़े आसानी से डोनेट कर दे। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बड़े आराम से डोनेट करेगा, तो इसका मेटेलिक करेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मेटेलिक करेक्टर सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन फेंकने डोनेट करने। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो उसका मेटेलिक करेक्टर थोड़ा सा और कम हो जाता है। ठीक है, तो वही आप नोट करेंगे यहाँ पर। सर जो मेटेलिक कैरेक्टर और साइज ऑफ एटम है ये लिंक्ड है? मेटेलिक करेक्टर और साइज ऑफ एटम्स जो है ये लिंक्ड नहीं है। साइज ऑफ एटम तो 100% डिक्रीज ही डिक्रीज होगा, लेकिन मेटेलिक करेक्टर जो है सो वो भी डिक्रीज होगा वो भी क्योंकि decrease मेटेलिक नेचर कम होगा ना वहाँ पे, डेप्थ राइट? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो भी आपका लिंक्ड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो भी डिक्रीज हो रहा है तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नोट करिएगा मेटेलिक करेक्टर में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग फ्रॉम left to right in a period on moving from left to right in a period, comma, the metallic character of elements decreases. The metallic character of elements डिक्रीजेस। अब बेटा इसका ना उल्टा होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। That is non-metallic character increases. अब यहां लिखेंगे रीजन, ऐसे ही जहां मैंने लिखा ना एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यहां पर भी बेटा लिख देना रीजन, ये जो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी यहां पर भी रीजन लिखेंगे। द रीजन, अब रीजन लिखना है वही चीज जो हम बता रहे हैं ना, वो आराम से डोनेट कर देता है, वही चीज नोट करेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right, on moving from left to right in a period, comma, the tendency of atoms to lose electrons, the tendency of atoms, the tendency of atoms to on moving from left to right in a period, the tendency of atoms to lose electrons decreases. The tendency of atoms to lose electrons decreases, full stop. On the other hand, next point लिखेंगे बेटा, इस तरफ लिखवा रहा हूं, on the other hand, due to the increased nuclear charge, on the other hand, due to the increased on the other hand, due to the
increased nuclear charge, it becomes easier for the atoms it becomes easier for the it becomes easier for the elements to gain electrons. To gain electrons, full stop. So the tendency of atoms to gain electrons increases. So the tendency of atoms to gain electrons increases. That is, non-metallic character increases. समझ गए? लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. पहले शुरुआत में टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन एकदम से फटाफट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो आराम से डोनेट कर देगा. तो फिर जब आगे पहुंचते हैं हम मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डोनेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है. जब वो टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है तो फिर मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है. तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है. ठीक है, तो अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी पीरियड्स की. पहली प्रॉपर्टी है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. दूसरी प्रॉपर्टी वैलेंसी. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0. ठीक है, इन दोनों में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो आप बनाकर दिखा सकते हैं. कैसे? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं. अगर मान लीजिए ये आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं थर्ड पीरियड का. ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगली आती है प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या थी? साइज ऑफ एटम्स. तो साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, electrons are getting attracted, electrons gets attracted more closely to the nucleus. ठीक है, वो ज़्यादा क्लोजली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ता जाऊंगा. अगले एलिमेंट पर और ज़्यादा क्लोज, अगले एलिमेंट पर और ज़्यादा क्लोज. तो इस तरह से हमारा साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता जाएगा. फिर है मेटेलिक करेक्टर. तो क्योंकि टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाती है तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है. नॉन मेटेलिक उसका ठीक उल्टा. ठीक है, इसके बाद फिफ्थ देखिएगा. फिफ्थ है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी. On moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, left to right in a period, the chemical reactivity of elements first decreases ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है. Of elements first decreases
एंड देन इंक्रीजेस। एग्जाम्पल, फिर से वही थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम पर लिखें वेरी रिएक्टिव, क्लोरीन पर लिखें वेरी रिएक्टिव, और ये बीच में सिलिकॉन है, इस पर लिखें लीस्ट रिएक्टिव। दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को? वेरी रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सोडियम से सिलिकॉन तक ही बोलिए, बल्कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फिर लिखिएगा रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब किसी भी चीज़ का आप बिल्कुल भी इसमें ना कहीं से भी कहीं तक देखिए, मेटालिक करेक्टर की जब मैंने बात करी तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मेटल की एक बेसिक डेफिनेशन बताइए। ठीक है, किसी बच्चे को याद हो ना हो, फर्स्ट टर्म का याद है नहीं है जी मैं तो भूल गया, छोड़ दो। हमें बस मेटल की एक चीज़ याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल है। ठीक है, बस ये याद रखना है। इसी तरीके से ये जो रिएक्टिविटी सीरीज वीरीज थी वो तो सब मैं भूल गया, तो मुझे तो मैं कैसे करूँ, तो वो भी बिल्कुल मत सोचो। रिएक्टिविटी का बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जो एलिमेंट एकदम मतलब बेचैन रहता है ना कि बस सबसे पहले कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन में चेंज आ जाए, सबसे पहले मैं रिएक्ट कर जाऊँगा। बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन डाल दिया किसी एक कंटेनर में, हमने क्या करा कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हमने सबके अंदर ऑक्सीजन 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 डालते चले गए। तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कैसे पता चलेगा? जो सबसे पहले भड़क कर एकदम रिएक्शन करेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इधर क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सिलिकॉन सबसे कम रिएक्टिव है। अगर मान लो बहुत बढ़िया बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चों की एक क्लास भरी पड़ी हुई है, 40 50 60 बच्चे बैठे हुए हैं, हमें ये पता लगाना है कि इन बच्चों में सबसे बड़ा डफर कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप खुद ये देख लीजिए कि आप सब बच्चे 10th क्लास में आ चुके हैं, आप सबको पता है कि अगर मम्मी पापा को गुस्सा आ रहा है तो अब वो डांट रहे हैं किसी बात पर, तो आप लोग उस टाइम थोड़ा चुप लगा कर बैठे रहोगे, बहस नहीं करोगे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये होता है कि टीचर को गुस्सा आ रहा है, टीचर डांट रहा है, तो भी आप सब लोग चुप लगा कर रहोगे कि नहीं यार अभी ना, जो समझदार बच्चा है वो एकदम सोचेगा अभी टीचर को गुस्सा आ रहा है या अभी मम्मी को गुस्सा आ रहा है, पापा को गुस्सा आ रहा है, अभी मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक है, थोड़ा गुस्सा शांत हो जाने तो 1 घंटा 2 घंटे बाद थोड़ा मूड देख कर फिर मैं कहूँगा कि नहीं आपने मुझे बिना मतलब डांट दिया है ना, मैं गलत नहीं था। तो आप अपनी बात को तब इस तरह से समझाओगे। हाँ, जो रिएक्टिव बच्चा है वो क्या करेगा, जैसे मैं क्या कह रहा था फालतू बिना मतलब मेरे ऊपर फालतू में चढ़े जा रहे हैं, नहीं क्या मतलब क्या है इस बात का एकदम, तो वहाँ ये हो जाता है। क्लास में टीचर किसी बात पर चिड़ा हुआ है, क्लास में आ गया, क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं पूरी तरह से, कोई कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें, और कुछ नहीं तो टीचर आ गया चलो भाई इसे ही परेशान करते हैं, मुँह नीचे करा डेस्क में ओ वैसी आवाज़ निकाल दी, तो चलो भाई रेजोनेंस ऑफ साउंड चेक करते हैं। रेजोनेंस होता है अलग अलग तरीके के साउंड के मिक्स करने पर कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है।
भाई तू कुत्ते की आवाज़ निकालियो, तू बिल्ली की निकालियो, तू हेलीकॉप्टर उड़ा दियो, उल्टी सीधी आवाज़ें निकालेंगे। तो अब टीचर चिढ़ गया। टीचर ने आते ही कहा सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, सब बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। भाई ये क्लास तो डफर से भरी पड़ी है, एक से बढ़कर एक डफर है इस क्लास में, सारे के सारे नालायक, सारे के सारे बेवकूफ़ बच्चे भरे पड़े हैं इस क्लास में। जो सबसे बड़ा डफर होगा सबसे पहले खड़ा, सर आपने मतलब ऐसे कैसे कह दिया सर, मतलब ये क्या बात हुई है ना। तो मतलब उन्होंने टीचर ने पूरी क्लास को बोला है, उन्होंने एक को नहीं बोला किसी को। लेकिन जिसने अपने आप को मान लिया डफर बोलते हैं, सर आपने डफर कैसे बोल दिया मेरे को, आप कैसे पहचाने, कैसे आप मुझे ये बताओ। ठीक, तो वो जो चीज़ है वो रिएक्टिविटी है। तो रिएक्टिविटी में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा, जिसके पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। जैसे सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जैसे ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, भाई मैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैं सबसे पहले पकड़ूंगा इस एलिमेंट को, मैं रिएक्ट करूंगा इसके साथ, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो, कुछ भी हो। उधर क्लोरीन बैठा हुआ, ओ भाई पहले मैं मुझे एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा, कोई भी आ जाए एलिमेंट उससे पहले मैं छीनूंगा एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या है कि ये जो सोडियम है ये बहुत बेताब, बहुत जल्दी में रहता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन बड़ी जल्दी में रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम ये कह देते हैं जो कोने कोने में बैठे हुए हैं ना दोनों, ये उछल उछल के बताते हैं कि हाँ मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है, तो ये अपने बारे में बताते हैं। तो इसलिए सोडियम और क्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। फिर आ जाते हैं मैग्नीशियम क्या यार, सोडियम चल भाई तू ही कर ले, पहले तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तू कर ले आराम से, डोनेट कर ले, मुझे 2 करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। एल्यूमिनियम कहेगा, हंसने लगेगा, कह रहा ठीक है भाई, मैं तो हूँ ही कहाँ, गिनती में ही नहीं हूँ मैं तो। सिलिकॉन बेचारा लीस्ट रिएक्टिव कहेगा भाई मुझे तो छोड़ ही दो, ना तो मैं डोनेट कर सकता और ना ही मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हूँ मैं तो मैं तो किसी न किसी के साथ दोस्ती करके जैसे तैसे अपना काम चलाऊंगा। दोस्ती, कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, दोस्ती, भाई ये तेरा भी ये मेरा भी, आपस में शेयरिंग कर ली। तो वो कहानी है यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स के साथ। सल्फर कहता है यार ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर है तो सबसे पहले क्लोरीन ही लपक लेगा उसको, क्योंकि क्लोरीन जो है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के पहले रिएक्शन कर ही लेगा। तो सेम कहानी वहाँ पर है कि फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस एलिमेंट के पास जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए वो उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या हो सकता है, 1, ठीक है, तो ये उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। और जिस एलिमेंट के पास या फिर बहुत ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे कि 8 तो नहीं, क्योंकि 8 वाला जो तो अपना शांत बैठा है मस्त एकदम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 वाला बोल रहा है भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मैं स्टेबल हूँ, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ भी, दैट्स व्हाई दे आर नोबल, इसलिए उनको नोबल बोल देते हैं। नोबल मतलब शांत है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ गया आपको। रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी के लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, बस रिएक्टिविटी में ये याद रखिएगा कि जो आसानी से डोनेट कर ले वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव, जो जितनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले वो उतना ज़्यादा ही रिएक्टिव, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बहुत रिएक्टिव है, इसको 2 करने हैं थोड़ा कम रिएक्टिव, इसको बेचारे को 3 करने हैं थोड़ा और कम रिएक्टिव, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये ना डोनेट कर पाएगा ना एक्सेप्ट कर पाएगा। इसी तरीके से ये अब रिएक्टिविटी अगेन इंक्रीज होती चली जाती है, तो पहले डिक्रीज होती है यहाँ तक, फिर इंक्रीज होती है। तो इस चीज़ को 2-3 लाइन लिखवाऊंगा, उसमें नोट कर लें। The variation in chemical reactivity of elements the variation in chemical reactivity the variation in chemical reactivity of elements can be explained as follows.
can be explained as follows. In sodium, there is only one valence electron which it can lose very easily. In sodium, there is only one valence electron which it can lose very easily, and react with other substances, so it is very reactive. So it is very reactive. फिर अगला मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं. तो मैग्नीशियम के लिए नोट करें कि वेयर एज इन मैग्नीशियम there are two valence electrons. There are two valence electrons which are not so easy to lose. Which are not so easy to lose as compared to sodium. Hence it is less reactive than sodium. So is the case with aluminium and silicon. सेम केस एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ है. ठीक है, तो अगर मैं सोडियम से सिलिकॉन तक बढ़ा तो मेरी रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई. उसके बाद हम ये कहेंगे phosphorus has 5 valence electrons. P has 5 valence electrons. Comma, it requires 3 electrons, so less reactive. Here sulfur has 6 valence electrons. It requires 2 electrons. So it is more reactive. Chlorine has 7 valence electrons. It requires only 1 electron, comma, so on to the right it is
मोस्ट रिएक्टिव। अब देखिए, अगर हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या काम करते हैं, 3 काम करते हैं वो। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको याद रखते हैं, कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक, वहाँ पर रट्टा भी लगाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बनाना है कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे कि यार ये जो केमिकल रिएक्टिविटी वाला था, जब समझाया था टीचर ने तो समझ में अच्छे से आ गया था, लेकिन ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं इनको मुझे करना किस तरीके से है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं, जब आप एक बार उसको पढ़ोगे तो आप उसमें 3 कैटेगरीज बना लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस तरीके से निशान लगा लिया इस पर, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया यू ऐसे करके कि ये मुझे अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। अगर मैं एक बार पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद मुझे वो कहानी समझ में आ जाएगी। तो अंडरस्टैंड का मतलब ये है, इसको आपको दिमाग में बिठा कर चलना है। समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली चीज़ जब आप देखोगे, अच्छा ये यू वाली कैटेगरी में है, यू वाली कैटेगरी का मतलब ये है कि हाँ, उसको पूरे नोट्स को देखकर एकदम से स्ट्रेस नहीं होगा, दिमाग में आता है ना, अरे भाई कैसे रिवाइज करूँगा, कैसे होगा। तो जब आप पहली बार लर्निंग करते हैं तो उसमें देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं और इसमें एक भी पॉइंट गलत नहीं है, ठीक। जहाँ पर बात आती है डेफिनेशन की, यहाँ पर डेफिनेशन की बात आती है तो डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो टीचर मैच करता है। वहाँ पर आप लिख लेंगे एल, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फिजिक्स में करा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, हम करके चुके हैं अभी। तो वहाँ पर जैसे आप करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो उसमें आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, क्लॉक फेस रूल है, तो उनकी जो डेफिनेशंस लिखवाई हैं वो लर्न करनी है। तो उस पर आप मार्क करके उस पर लिख लेंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये मेरे को लर्न करना है, ठीक। और फिर जैसे पीरियोडिक टेबल वाली कोई चीज़ आ गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई कि भाई ये तो मुझे रट्टा ही लगाना है इसका, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है, तो उस पर आप आर लिख लेंगे कि इसको रटना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बनाकर फिर जब आप अपना रिवाइज करने बैठेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाली चीज़ें मुझे समझनी है, ये वाली चीज़ें मुझे लर्न करनी है, क्योंकि टीचर विल एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम मी, एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ें रटने वाली हैं, रटी हुई चीज़ तो कभी आदमी भूलता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनका कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है, इसको पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, समझना है इसको। सेम चीज़ आपकी वहाँ पर है जो ये मेटालिक करेक्टर है वो वाला। कार्बन के नोट्स चाहिए, ठीक है बेटा, कार्बन के नोट्स भी भेज दूंगा, मेरे को एक दिन दे दीजिए आप, कार्बन के नोट्स भी भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा इस बार का सिलेबस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अगर नोट्स चाहिए तो बता देना, इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स भी हैं मेरे पास। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, फिजिक्स में तो 2 ही है चैप्टर, ठीक है। मैग्नेटिज्म के मैंने भेज दिए, इलेक्ट्रिसिटी के भी भेज दूंगा। उसके अलावा केमिस्ट्री में हम आ जाते हैं तो कार्बन के नोट्स हैं। पीरियोडिक के नोट्स मैंने बना नहीं रखे हैं, पीरियोडिक आपको जो करवा रहा हूँ यही है, तो ये आप साथ साथ बना कर रखना, ठीक। और बायो में हेरिडिटी है और रिप्रोडक्शन है, उसमें भी नोट्स बनाने लायक कुछ है नहीं मेरे पास, उसके भी नोट्स नहीं हैं। तो 3 चैप्टर हैं टर्म 2 में जिसके मैंने खुद अपने मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो कार्बन के भेज दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के भी भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें इतना करिए, एक लास्ट और इसकी प्रॉपर्टी, हाँ लास्ट प्रॉपर्टी और नोट कर लो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स 6 प्रॉपर्टी है, तो हमारा ये पीरियड्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट बस। और जो आप रियान वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने बोल दिया था कि आप लोग अपना पेपर दे दो, जो प्री बोर्ड आपका SST का है, आप लोग ट्यूसडे में देना टेस्ट, बाकी बच्चे कल देंगे 8 to 9, और उससे बचने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट से। मान लो ये लगता है कि नहीं मेरी तैयारी नहीं हुई, तो कुछ तो पढ़कर आओ, 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, कुछ भी पढ़कर आइए। आपको उससे बस फ़ायदा ये लेना है, यहाँ के जो नंबर है टेस्ट के वो जुड़ने नहीं वाले आपके बोर्ड में, कहीं भी जुड़ने वाले नहीं है, पर उससे आपको फ़ायदा ये ले लेना है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मैं बोर्ड के क्वेश्चंस ही उठा कर दूंगा।
सिक्स प्रॉपर्टी लिखे हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और हाँ, टेस्ट जो है वो ऑफलाइन है। यहाँ से टेस्ट देने जब आओगे तो ऑफलाइन ही आना है, ठीक है। हाँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे नोट करिएगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स on moving from left to right in a period, the basic nature of oxides decreases and the acidic nature increases। इसका रीजन लिखें, because on moving from left to right in a period, metallic character on moving from left to right in a period metallic character decreases, full stop। And we know that metals form basic oxides। तो जब लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करने पर जो मेटालिक करेक्टर है वो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है, तो मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी डिक्रीज होता चला जाएगा। सबसे पहले वाला बहुत बेसिक होगा, उसके बाद वाला कम बेसिक, उसके बाद वाला और कम बेसिक, उसके बाद वाला न्यूट्रल, फिर एसिडिक और एसिडिक और एसिडिक। तो बेसिक नेचर डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और we may say that acidic nature of oxides increases, acidic nature of oxides increases, ठीक है। ये हमारे पीरियड्स खत्म हो गए। उसके बाद जो ग्रुप्स वाला है, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज भी सेम ही है। तो कल जो आपकी क्लास है, कल मैं 8 से 9 को आपका टेस्ट लूँगा। टेस्ट लेने के बाद में 15 या 20 मिनट आपको रोकना है, मेरे को 15 या 20 मिनट में ये आपका करवा दूँगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक तक पहुँचना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कल ही हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी खत्म हो जाए, ठीक है। जितना आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी है, कल मुझे ग्रुप्स को उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी फिर फिनिश हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो कल आप आइए, तैयारी करके आइए कायदे से, इलेक्ट्रिसिटी और आपका कार्बन, ठीक है। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर।